और जी, सो एक्सपेक्ट एंड होप कि आप सबने इसको देखा है तसल्ली से, अच्छी तरीके से। तो मैं जरा इस जर्नल को भी लेबल कर लेता हूं, नंबर असाइन कर देता हूं। ये मेरा नंबर है जी, 6th एंट्री है ये इस साल की, 2011 की, है ना। और फिर देखिएगा ये 7th एंट्री भी इस साल होगी। क्या अर्ज कर रहा हूं मैं, ये 7th एंट्री भी होगी। क्यों होगी भला 7th एंट्री? इसलिए कि 1 जनवरी 2011 को ये सेल हो चुकी थी और पूरा साल गुजर गया है, तो ये 7th एंट्री भी इस साल होगी। ठीक है ना जी। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पीएनएल में, सॉरी इन्वेस्टमेंट में 12,500 क्रेडिट होगा और 1.25 थाउजेंड डेबिट होगा। आइए जी कर लेते हैं। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, 12,500 मैंने क्रेडिट कर दिया और 1.25 थाउजेंड डेबिट कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने से वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो इसके साथ ही मेरा फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट हो गया और फर्स्ट ईयर के एंड पर जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस बना 31 दिसंबर 2011 पर, वो बना 521.25 थाउजेंड। 5,21,000 रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट बनी। और आपने देखा कि कितना हमने खेला इन्वेस्टमेंट के साथ, कितनी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग की हमने इन्वेस्टमेंट के साथ, है ना। याद रखिएगा जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इस इन्वेस्टमेंट को दिखाया जाएगा एज अ नॉन करंट एसेट और लिखा जाएगा इसको इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जेवी या जो भी है, क्योंकि ये जेवी भी हो सकता है और एसोसिएट भी हो सकता है, तो इसे इन्वेस्टमेंट्स में लिखा जाएगा। और नोट्स में बताया जाएगा कि ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है। बताया जाएगा कि ये क्या जेवी है या एसोसिएट है, बताया जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। बात समझ आ रही है? पहली बात। दूसरी एक और बड़ी कीमती बात आपने याद रखनी है। ये जो फोर्थ जर्नल है, 10,000 क्रेडिट, ये सिर्फ इस साल नहीं हुआ, ये 5 ईयर्स तक जारी और सारी रहना है। हाँ या ना? ये जो फोर्थ जर्नल है पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, पहले भी बात की हमने। इसी तरह जो ये 7th जर्नल है, 1.25 थाउजेंड डेबिट, 7th जर्नल। इसीलिए मैंने जर्नल्स के नंबरिंग करवाई है आपको। ये कोई सिर्फ इसी साल नहीं होना, ये 10 साल तक जारी और सारी रहना है। तो मैं अब हर साल आपको ये बार बार बताऊंगा नहीं, मैं बस लिख दूंगा जर्नल नंबर 4 पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट दोबारा होगा। ठीक है जी। जर्नल नंबर 7 दोबारा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। पहले साल की अकाउंटिंग को मुकम्मल करने जा रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का क्या बैलेंस होगा, उसमें क्या नॉन करंट एसेट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट क्या है वो बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 2011 में ही, 2011 में ही स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या हो रहा होगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या हो रहा है? अब मुझे आपकी तवज्जो चाहिए जी, सबकी सबकी तवज्जो चाहिए। मैंने 7 जर्नल्स किए हैं, इसीलिए मैंने नंबर्स असाइन किए उनको। फर्स्ट जर्नल में, फर्स्ट जर्नल में और 7 से पहले भी मैंने बाय द वे 2 जर्नल्स किए हैं। 7 से पहले भी, मैं सिर्फ आपको अर्ज कर दूं, 2 जर्नल्स किए हैं। इसको ए और बी कह देते हैं, इनको नंबर्स नहीं असाइन किया हमने, ए और बी कह देते हैं। इन्वेस्टमेंट टू बैंक एक जर्नल किया था और इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल एक जर्नल किया था। ऐसे ही है ना, जो इनिशियल रिकग्निशन के जर्नल्स थे। क्या ख्याल है? ठीक है। तो टोटल मैंने आपके सामने 9 एंट्रीज की हैं। इसमें जो सबसे पहली एंट्री है, आप सबकी कॉपियां सामने होने चाहिए आपके, बिल्कुल सामने।
सबसे पहली जो एंट्री है उसमें तो कोई पीएनएल है ही नहीं, उसमें तो कोई पीएनएल नहीं है, ऐसे ही है ना, जो कॉस्ट वाली एंट्री है, इन्वेस्टमेंट टू कॉस्ट। जो दूसरी एंट्री है उसमें पीएनएल क्रेडिट हो रहा है 50,000 से, ऐसे ही है। अगर आप देखो जो बी एंट्री है आपकी, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल 50,000 से गेन रिकॉर्ड किया हमने, जो डे 1 पे रिकॉर्ड किया था, ठीक है, ओके। फिर जर्नल नंबर 1 में हमने पीएनएल को क्रेडिट किया है, चेक कर लें आप, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल कितने से क्रेडिट किया है, 50,000 से क्रेडिट किया है। जर्नल नंबर 2 में हमने ओसीआई को क्रेडिट किया है, कितने से क्रेडिट किया है, 10,000 से क्रेडिट किया। जर्नल नंबर 3 में पीएनएल का कोई इंपैक्ट नहीं है, देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ पीएनएल, वो डिविडेंड वाला जो जर्नल है। जर्नल नंबर 4 में देखते जाओ, आपके सामने लिखे होने चाहिए आपकी कॉपियों पे, हमने पीएनएल को डेबिट किया है 10,000 से, देखते जाओ आप सब, नजर आ रहा है ना आपको, जर्नल नंबर 4 में हमने पीएनएल को डेबिट किया है 10,000 से। जर्नल नंबर 5 में हमने पीएनएल को फिर से डेबिट किया है, हमने पीएनएल को फिर से डेबिट किया है 2,500 से। जर्नल नंबर 6 में हमने पीएनएल को फिर से डेबिट किया है 12,500 रुपए से। और जर्नल नंबर 7 में हमने पीएनएल को क्रेडिट किया है 1.25,000 से। बेसिकली मैंने ये सारी चीजें रिपीट सिर्फ इसलिए की हैं कि ये मेरे पिछली स्लाइड्स पे लिखी हुई हैं, राइट। ऑनलाइन लेक्चर्स में अगर मैंने आपको एक एक बड़े बोर्ड पे करा रहा हूं तो वहां तो ये सारे जर्नल सामने लिखे होंगे, राइट। मुझे दोबारा दोबारा लिखने की, यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने रिपीट सिर्फ इसलिए किया कि पिछली स्लाइड्स पे लिखी हुई है, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मुझे समझ आती है कि मेरे पीएनएल या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे किस किस जर्नल का इंपैक्ट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7th एज वेल, है ना, ऐसे ही है इनका इंपैक्ट। अब ये पीएनएल में कहां लिखे जाएंगे जरा देखते जाएं। पीएनएल में जो लाइंस इंपैक्ट हो रही हैं, एक रेवेन्यू होता है, उस पर कोई फर्क नहीं है, रेवेन्यू के नीचे कॉस्ट ऑफ सेल होती है, कॉस्ट ऑफ सेल पे इफेक्ट है, जी बिल्कुल है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट होता है, फिर एक्सपेंसेस होते हैं जो उनसे भी सेलिंग एडमिन ये वो लटम पटम। फिर लिखा आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, फिर बनेगा पीबीटी, फिर टैक्स, फिर पीएटी, फिर ओसीआई आएगा, है ना। ओसीआई के बहुत से लाइन आइटम्स होते हैं, जैसे रीवैल्यूएशन गेन्स हो सकते हैं, लॉसेस वगैरह हो सकते हैं, एटसेट्रा, रीवैल्यूएशन गेन्स एटसेट्रा, ठीक है ना जी। और ओसीआई में एक लाइन नजर आएगी आपको, शेयर ऑफ ओसीआई ऑफ एसोसिएट। मैं पीएनएल का मैप इसलिए आपके सामने बना रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि यार पीएनएल में मेरी किस किस लाइन पर इस अकाउंटिंग की इंप्लीकेशंस हैं। फिर आपके पास बनती है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऐसे ही है, यही व्यू होता है पीएनएल का। इसमें मैं एक लाइन सिर्फ ऐड कर रहा हूं, देखिएगा, वो है अदर इनकम की। कॉस्ट ऑफ सेल के बाद ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, और फिर कुछ अदर इनकम्स भी होती हैं, ऐसे ही है ना। अदर इनकम की एक लाइन ऐड कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या अदर इनकम पे इसका कोई इफेक्ट है या नहीं। ये एक पीएनएल का, किसी भी कंपनी के पीएनएल का एक सांचा सा मैंने आपके सामने बनाया। अब जो भी हमने अकाउंटिंग की है, इसके मुख्तलिफ लाइंस पर क्या इंपैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर इंपैक्ट है क्या, ये जो मेरा जर्नल नंबर 5 है, पीएनएल डेबिट बाय 2,500, ये कहां रिकॉर्ड हो रहा है, ये कहां रिकॉर्ड हो रहा है, ये कॉस्ट ऑफ सेल में रिकॉर्ड हो रहा है। ये कॉस्ट ऑफ सेल को 2,500 से जाकर बढ़ा देगा, ऐसे ही है ना। पीएनएल डेबिट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, तो उसको बढ़ा देगा।
प्रॉफिट को कम कर देगा। बात समझ आ रही? तो ये मेरा जर्नल नंबर 5 जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल को मुतासिर करता है या नहीं? फिर हम नीचे आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, अदर इनकम। मैंने आपसे अर्ज की थी कि जर्नल नंबर 6 किसको मुतासिर करता है? बताया हुआ मैंने आपको, जर्नल नंबर 6 किसको मुतासिर करता है? अदर इनकम को। ये मेरी इनकम को, क्योंकि पीएनएल डेबिट हो रहा है इसमें, तो ये मेरी इनकम है, ठीक है ना, इनकम को 12,500 से कम कर देगा। क्या ख्याल है? देखो, अगर पीएनएल में डेबिट करना हो तो एक्सपेंस बढ़ता है और इनकम कम होती है। इसके ये तो बुनियादी बात है ना, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है, ये तो हमें पता है। अच्छा, इसी तरह जो जर्नल नंबर 7 है, ये देखिएगा, ये जर्नल नंबर 6 आ गया, और अब जर्नल नंबर 7, ये मेरी अदर इनकम में ही जाएगा 1.25,000। ये कहां जाएगा? अदर इनकम में। वजह ये कि ये किस एंट्री का रिवर्सल है, और वो एंट्री कहां रिकॉर्ड हुई थी? वो एंट्री रिकॉर्ड हुई थी अदर इनकम में। तो जब ये रिवर्स होगा तो उसका रिवर्सल भी कहां जाएगा? अदर इनकम में। यानी कि ये जो 7th पे क्रेडिट है, ये मेरी अदर इनकम को 1.25,000 से बढ़ा देगा। अच्छा जी, ओके फाइन। फिर बात करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट की। स्टैंडर्ड कहता है कि इंट्रा ग्रुप जो सेल परचेज के इफेक्ट्स हैं, क्या, जो इन्वेस्टर टू एसोसिएट या एसोसिएट टू इन्वेस्टर सेल परचेज के इफेक्ट्स हैं, इन्वेस्टर या इन्वेस्टर टू एसोसिएट जो सेल परचेज के इफेक्ट्स हैं, उनका इफेक्ट तो स्टैंडर्ड कहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट में भी आ सकता है। एसओपीए बोलते हैं इसको, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट की एब्रीविएशन क्या है? एसओपीए, सोपा, एसओपीए। इसके इफेक्ट्स या इसके जो जर्नल्स होते हैं, इसकी जो एंट्रीज होती हैं, इसके जो रिवर्सल्स होते हैं, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी इफेक्ट कर सकते हैं, वो अदर लाइंस को भी इफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अदर लाइंस को कैसे? आपके सामने किया नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल में इफेक्ट गया नहीं है, अदर इनकम में इफेक्ट गया नहीं है, नजर आ रहा है नहीं आ रहा? तो जो इन्वेस्टर टू एसोसिएट या एसोसिएट टू इन्वेस्टर सेल परचेज के रिवर्सल्स हैं, वो एसओपीए को भी इफेक्ट कर सकते हैं, वो अदर लाइंस को भी इफेक्ट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है या नहीं? इसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी जो पीएनएल में इक्विटी अकाउंटिंग के इंपैक्ट्स होंगे, वो तमाम एसओपीए में डाले जाते हैं। देखिएगा, इसके अलावा पीएनएल में क्या क्या इफेक्ट है। इसके अलावा एक ये इफेक्ट है, देखें 50,000 का क्रेडिट है या नहीं है, एक स्टार से दिखा रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक ये इफेक्ट है, एक और 50,000 का क्रेडिट, और एक ये इफेक्ट है 10,000 का डेबिट, है या नहीं? क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट। सही अर्ज कर रहा हूं? दोबारा दिखाता हूं, 50,000 का क्रेडिट, 50,000 का क्रेडिट, 10,000 का डेबिट, है ना? इसका मतलब है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट क्या दिखाया जाएगा? 90,000 रुपीज का क्रेडिट, 90,000 रुपीज पॉजिटिव। और ये किन किन जगहों से, किन किन जर्नल से मिलकर बन रहा है? जर्नल बी, जर्नल 1, जर्नल 4, वो सारे इधर रिकॉर्ड हो गए, जो पीछे बचे थे सारे। ठीक है, फिर आपका सवाल होगा कि यार ओसीआई वाला कहां जाएगा? ये इसको मैं इस बॉक्स साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ओसीआई वाला। याद रखें, ये शेयर ऑफ ओसीआई ऑफ एसोसिएट में जाएगा। यहां पर ओसीआई में पॉजिटिव 10,000 दिखाया जाएगा। बात समझ आ रही है? देखिए, मैंने सारी एंट्रीज कवर कर ली, ये भी जितने पीएनएल को इंपैक्ट करने वाले मैंने जितनी भी एंट्रियां की, उनमें जितने पीएनएल के इंपैक्ट्स थे वो सारे कवर कर लिए, और सारे आपको दिखा दिए कि जी ये कहां कहां किस किस पीएनएल की लाइन को कितने कितने से मुतासिर करती है ये अकाउंटिंग। अगेन यहां पर 5 मिनट पॉज कीजिए, तसल्ली से इसको देखिए। ठीक है जी, आई होप आप सबने इसको तसल्ली से देखा है। बच्चे ये भी पूछते हैं जी फिर
कि ये जो शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ एसोसिएट हमने बुक किया है 10,000 का, ये कहां जाता है? बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये कहां जाता है? याद रखिए, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक अलग लाइन में जाता है, एक अलग रिजर्व में जाता है, OCI रिजर्व्स रिलेटेड टू एसोसिएट, रिलेटेड टू एसोसिएट, और वहां जाके ये एक्यूमुलेट हो जाता है। आपको पता है ना कि जितने भी OCI में एंट्रियां हम करते हैं ये किसी ना किसी रिजर्व में जाके एक्यूमुलेट होते हैं। अभी तक तो आप इसके एक्सपर्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो ये जो 10,000 हमने OCI में डाला है, ये बैलेंस शीट में जाके एक रिजर्व में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और उस रिजर्व का नाम क्या है? OCI रिजर्व्स रिलेटेड टू एसोसिएट, वहां एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है? सो पहले साल के एंड पर हमें नजर आया कि हमारे P&L पे ये इंपैक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बैलेंस शीट में एक हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है 5,21,000 की, जो मैंने आपको बनवा दी है, और एक हमारा ये OCI रिजर्व आ रहा है 10,000 रुपए का बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है जी? आई होप दिस वन वाज रियली क्लियर। तो पहला साल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप देखिए इस एग्जाम्पल में 5 साल हैं। ये जो पेज 80 पर एग्जाम्पल 3 आ रही है आपके, इसमें 5 साल हैं। अभी सिर्फ हमने पहला साल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं दूसरे साल पर, उसी के नीचे लिखा हुआ है दूसरा साल। क्विकली मेरे साथ ही आप लोग पढ़ लीजिए। सेकेंड ईयर है ये हमारी इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना जी? और हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इन्वेस्टमेंट के साथ। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया 1,60,000। अब हमें पता है कि ये क्यों बताया गया है, पहले तो हमें पता ही नहीं था ना कि क्यों बताया जा रहा है, अब तो हमें पता है। उसने OCI कमाया 40,000, ओके, अब ये भी पता चल गया हमें। उसने ऑर्डिनरी डिविडेंड्स डिक्लेयर किए 1,00,000, हमें पता है डिविडेंड की एंट्री भी एक होती है, क्या होती है वो भी पता है हमें। कहता है जितनी पिछले साल ऑल अनसोल्ड इन्वेंट्री केप्ट बाय एसोसिएट लिमिटेड एट 31 दिसंबर 2011 was sold during the year। इसका मतलब पता है ना आपको? इसका मतलब है कि जो हमने पिछले साल इन्वेंट्री के ऊपर वो एंट्री की थी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाली, वो अब रिवर्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तमाम अनसोल्ड इन्वेंट्री जो पिछले साल तक अनसोल्ड थी वो अब सेल हो गई है। इसका मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी खत्म हो गया। पहले भी मैं अर्ज कर चुका कि जी ऐसे रिवर्स होती हैं ये एंट्रीज। फिर कहता है ऑन 1 जनवरी 2012, यानी कि इस साल के स्टार्ट पर, सेकेंड ईयर के स्टार्ट पर क्या हुआ? कहता है पेरेंट लिमिटेड सोल्ड अ प्लांट विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100,000 टू एसोसिएट लिमिटेड। अब ये पेरेंट लिमिटेड को आराम नहीं है, ये हमारी जिंदगी मुश्किल कर रहा है। हर साल ये उठा के उसको कुछ ना कुछ बेच देता है, और हमें पता है कि इसकी फिर एंट्रीज होती हैं, जर्नल्स होते हैं, एलिमिनेशंस वगैरह, रिवर्सल्स होते हैं लंबे चौड़े, ठीक है? उसने क्या किया? उसने 1,00,000 का प्लांट था, वो एसोसिएट को कितने का बेचा? 80,000 का। अब नाउ हियर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर। देखो सवाल है ना मेरा बनाया हुआ, मैंने आपको कुछ सिखाना है हर साल में। लास्ट ईयर 1,50,000 की चीज थी जो 2,00,000 की हम बेच रहे थे, तो उस पर प्रॉफिट था 50,000 का। इस ईयर 80,000 की चीज है, सॉरी 100,000 की चीज है जो 80 की बेची है हमने, तो उस पर लॉस है 20,000 का। तो क्या स्टैंडर्ड जैसे कहता है कि प्रॉफिट का 25% आर्टिफिशियल है, उसको रिवर्स कर दो, क्या लॉस के बारे में भी स्टैंडर्ड यही कहता है कि इसका 25% आर्टिफिशियल है, उसको रिवर्स कर दो? हमने बुनियादी तौर पर ये एस्पेक्ट देखना है। समझ रहे हैं ना बात? ठीक है जी। कहता है द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट एट दैट टाइम वाज 5 years। तो 5 साल इसकी पीछे जिंदगी रहेगी। और आपको पता है 5 साल क्यों दिया होता है? कि अगर आर्टिफिशियल है, रिवर्स हो जाए, तो वो फिर 5 सालों पे वो रिवर्सल की एंट्री जो है वो खत्म होती जाती है। ठीक है जी, ऑलराइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो ऊपर लिख लेता हूं 2012 और ओपनिंग बैलेंस लिख लेता हूं। ओपनिंग बैलेंस है, अगर मैं रुपीज इन थाउजेंड्स लेके चलूं तो 521.25। फिर मैं कुछ जर्नल्स जो मुझे पता है वे ऐसे ही होने ही हैं वो लिख लेता हूं। जैसे कि फोर्थ जर्नल था, वो जर्नल क्या था? फोर्थ जर्नल
वो था P&L टू इन्वेस्टमेंट, P&L टू इन्वेस्टमेंट, मुझे याद है, राइट? तुम्हें याद हो कि ना याद हो, आपके वैसे तो सामने लिखा होना चाहिए किताबों पे, 10,000 का। सो ये 10,000 मुझे पता है हर साल 5 साल तक होना है, पहले लिख लेते हैं। इसी तरह जर्नल नंबर 7 था 1.25 का, जो कि था इन्वेस्टमेंट टू P&L, करेक्ट? इन्वेस्टमेंट टू P&L 1.25, वो भी हर साल होना था, वो भी लिख लिया मैंने पहले ही, ठीक है? तो जर्नल नंबर 4 और 7 ये हर साल होने थे, मैंने पहले लिख लिए, मुझे पता है ये हर साल रिपीट होने, करेक्ट? अब आगे बात करते हैं, इस साल को पढ़ते हैं। इस साल में सबसे पहले तो वो कहता है जी उसने प्रॉफिट कमाया, जर्नल नंबर 8, प्रॉफिट कमाया। क्या कहता है जी, कितने का प्रॉफिट कमाया इस साल, और उस प्रॉफिट का कितने परसेंट, 1,60,000 का प्रॉफिट है, कितने परसेंट हमारे पास आएगा? 25%। तो 1,60,000 का 25% क्या बनता है? 40,000। हम एंट्री कर लेंगे इन्वेस्टमेंट टू P&L 40,000, करेक्ट? फिर कहता है उसने 40,000 का OCI कमाया, तो उस OCI में से भी हमारे पास 10,000 आ जाएगा। हम एंट्री कर लेंगे इन्वेस्टमेंट टू OCI 10,000, 25% हमारे पास आ जाएगा। क्या ख्याल है? अब ये एंट्रियां मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं लगनी चाहिए भाई, ये तो हर साल होंगी अब एंट्रियां, ठीक है ना? ये तो हमारे पास आएगा ही आएगा उसका हिस्सा। तो 10,000 ये आ गया। अच्छा जी, फिर कहता है डिविडेंड दिया उसने, क्या कहता है, कितना ऑर्डिनरी डिविडेंड दिया? सवाल में कहता है उसने 1,00,000 रुपए का ऑर्डिनरी डिविडेंड दिया है, इसका मतलब है 25,000 हमें मिला होगा। तो एंट्री हुई होगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही है, डिविडेंड की ये एंट्री होती है, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, एज इफ कि आपका रिसीवेबल रिकवर हो गया, यही पढ़ाया मैंने आपको, 25,000। तो 10वीं एंट्री होगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट 25,000, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अच्छा, फिर कहता है जितना जितना भी कुछ पिछले साल इन्वेंट्री में अनसोल्ड पड़ा था वो अब सेल हो गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पिछले साल जो हमने जर्नल नंबर 5 किया था, याद करें जर्नल नंबर 5 क्या था? जर्नल नंबर 5 था P&L टू इन्वेस्टमेंट, 2,500 रुपया। क्यों कहा था? हमने कहा था यार इन्वेंट्री पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, वो अब रिवर्स हो जाएगा, वो अब रिवर्स हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं जर्नल नंबर 11। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट टू P&L, उल्टा, वही जो एंट्री पहले हुई थी उसी का ऑपोजिट, उसी का रिवर्स, इन्वेस्टमेंट टू P&L 2,500 से। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, उससे इंक्रीज हो जाएगी 2,500 रुपए से। बात समझ रहे हैं? अभी मैंने आखिरी नुक्ता नहीं पढ़ा जी, सेकेंड ईयर का लास्ट बुलेट नहीं पढ़ा, लेकिन उससे पहले तीनों बुलेट्स पढ़ लिए हैं और तमाम अकाउंटिंग कर लिया। मेरी अगेन एडवाइस होगी यहाँ पे 1 मिनट के लिए इसको पॉज कीजिए, तसल्ली से अपने पास देखिए इसको, ठीक है जी? सो आई होप आप सबने इसको देख लिया। अब हम आखिरी जो बुलेट है हमारे इस सेकेंड ईयर का लास्ट बुलेट, उसको देख लेते हैं और इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। हमें पता है कि यार जब इन्वेस्टर एसोसिएट को या एसोसिएट इन्वेस्टर को कोई सेल करता है चीज, तो उस पर एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एलिमेंट आता है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या अनरियलाइज्ड लॉस का एलिमेंट भी आ सकता है? राइट, क्योंकि ये चीज थी 80,000 की, सॉरी 1,00,000 की, और बेची गई 80,000 की, तो इस पे लॉस आया 20,000 का। तो इसका 25% बनता है 5,000। तो क्या 5,000 का लॉस आर्टिफिशियल है, अनरियलाइज्ड है, रिवर्स कर देना चाहिए? स्टैंडर्ड कहता है यस। हाउएवर स्टैंडर्ड 2 स्टेप्स में बताता है। पहली तो बात है कि यस, रिवर्स कर देना चाहिए, इट इज फाइन,
It is just like unrealized profit. But there are two steps. First, check if the asset was impaired. ये देखिए कि कहीं सेल से पहले एसेट इंपेयर्ड तो नहीं था, एंड हेंस उसकी 80,000 ही सही कैरिंग अमाउंट थी। बात समझ आ रही? मेरा एसेट था मेरे पास 1 लाख का, मैं उसकी इंपेयरमेंट तो ईयर एंड पे असरटेन करता हूं। क्या ख्याल है? मैं उसकी इंपेयरमेंट तो ईयर एंड पर असरटेन करता हूं। सेल किया, सेल से पहले इंपेयरमेंट नहीं देखी, बेच दिया, 20,000 का लॉस आ गया। स्टैंडर्ड कहता है ये चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट ही 80,000 बनती थी। अगर तो इसका जवाब है यस, द एसेट वाज इंपेयर्ड, तो स्टैंडर्ड कहता है डू नॉट रिवर्स इम्पेयरमेंट लॉस, डू नॉट रिवर्स लॉस। क्यों ऐसा कहता है? बिकॉज दिस इज इम्पेयरमेंट लॉस एंड दिस इज रियल। ये एक सच्चा लॉस है, दिस इज रियल लॉस। अगर तो इसकी रिकवरेबल अमाउंट ही 80 थी, रिकवरेबल अमाउंट 80 थी, तो बस फिर अच्छा हुआ, इस पे लॉस आ गया। बट इफ नो एसेट was not impaired, फिर स्टैंडर्ड कहता है रिवर्स द लॉस। फिर इस पे सेकेंड स्टेप अप्लाई हो जाएगा, रिवर्स द लॉस एट 25%। ऑब्वियसली सारा लॉस रिवर्स नहीं करेंगे, 25% की हद तक ही रिवर्स करेंगे। बात समझ आ गई कि अगर गेन हो तो वो वैसे रिवर्स हो जाता है, लॉस हो तो फिर पहले एक स्टेप लगता है, चेक आता है कि कहीं इंपेयर तो नहीं हुआ था। अगर इंपेयर्ड था तो फिर रिवर्स को, लॉस को रिवर्स नहीं करते, और अगर इंपेयर्ड नहीं था तो फिर लॉस को 25% की हद तक रिवर्स कर देते हैं। अब हमारे इस सवाल में क्या मैंने आपको कुछ बताया कि एसेट इंपेयर था या इंपेयर नहीं था? मैंने नहीं बताया, मैं साइलेंट हूं, मेरा सवाल इस मामले में साइलेंट है। लिहाजा आप अज्यूम करेंगे दैट द एसेट वाज नॉट इंपेयर्ड। अगर तो ये लिखा होता कि इंपेयर्ड था तो फिर आप ये वाली चीज अज्यूम कर लेते। चूंकि सवाल साइलेंट है तो आप क्या अज्यूम करेंगे? द एसेट वाज नॉट इंपेयर्ड। अच्छा, जब गेन रिवर्स करते थे आपको याद होगा तो हम एंट्री करते थे P&L टू इन्वेस्टमेंट। अब जब लॉस रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या होगी? हाँ जी, इसके लिए कोई आइंस्टाइन के लेवल का इंटेलेक्ट नहीं चाहिए। क्या ख्याल है? ऑपोजिट एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट टू P&L। क्या ख्याल है? हाँ या ना? जब गेन रिवर्स करते थे, फिर अर्ज कर देता हूं, तो एंट्री होती थी P&L टू इन्वेस्टमेंट। अब जब ये लॉस है और लॉस को रिवर्स करना है तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट टू P&L। क्या ख्याल है? ऐसा है या नहीं? ठीक है जी। सो 5,000 का लॉस रिवर्स हो गया। अच्छा, फिर इसी तरह जब गेन था तो गेन में ये सबसीक्वेंटली ये जो जर्नल है ये रिवर्स हो रहा था। कैसे रिवर्स हो रहा था? क्या बताया था मैंने कि ये जर्नल टेम्परेरी है, ये रिवर्स होगा। कैसे रिवर्स होगा? मैंने कहा था अगर ये एसेट सेल हो जाए, अगर ये एसेट डेप्रीसिएट हो रहा हो, अगर ये एसेट इंपेयर हो रहा हो, तीनों में से कोई भी चीज हो रही हो। अब ये एसेट डेप्रीसिएट हो रहा है हर साल और लाइफ है इसकी 5 ईयर्स, तो हर साल एवरी ईयर एंट्री होगी P&L टू इन्वेस्टमेंट 1,000 से, हर साल। इसके थ्रू ये जर्नल, ये रिवर्सल इटसेल्फ रिवर्स होता चला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन छोटा सा यहां पे एक पॉज कीजिए, इसको तसल्ली से देखिए। ठीक है जी, आई होप आप सबने इसको देखा है। आई होप इट इज क्लियर इन योर ब्रेन्स। अब इसके अंदर भी वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं जी। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया है, क्या मैंने पहले आपसे अर्ज किया है कि जी
इसको क्या बोलते हैं? इसको अनरियलाइज्ड लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी बोलते हैं, किताबों वगैरह में ये नाम होता है इसका। फिर ये किस लाइन में, पीएनएल की कौन सी लाइन है जिसमें ये रिवर्स हो रहा है? जिसमें लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी डला होता है, यानी कि अदर एक्सपेंस की लाइन होगी जिसमें ये रिवर्स। आमतौर पे लॉस ऑन पीपी किस लाइन में डला होता है? अदर एक्सपेंस की लाइन होती है ना जिसमें डला होता है। तो ये जो पीएनएल में रिवर्सल आ रही है ये किस लाइन में है? अगर आप मुझसे ये पूछो कि यार विच लाइन इज दिस, ये तो ये है पीएनएल में अदर एक्सपेंस की लाइन। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है। फिर ये तो है इन्वेस्टर टू एसोसिएट सेल। अगर एसोसिएट से इन्वेस्टर सेल हो रही हो तब भी क्या ऐसे ही लॉस रिवर्स होता है? क्या यही रूल्स लगते हैं? यस, सेम रूल्स है, सेम लॉजिक है, सेम रूल्स है, बट जर्नल मुख्तलिफ है। जैसे कि आपने गेन के केस में भी देखा था, जर्नल मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल गेन जब रिवर्स हो रहा था तो जर्नल था पी एंड एल टू पीपी। अगर याद नहीं है तो जाकर देख लीजिए, जर्नल था पी एन एल टू पीपी, यहां पे जर्नल होगा पीपी टू पी एन एल। इन्वेस्टमेंट में इसलिए नहीं हो रहा ये जर्नल बिकॉज एसोसिएट ने सेल किया है, तो एसोसिएट ने अपने पास प्रॉफिट रिकॉर्ड किया जो हमारे पास हमारे प्रॉफिट में आ गया, और हमने बाय किया तो हमारे पास ये एज पीपी शो हो रहा है, लिहाजा ये जर्नल होता है पीपी टू पीएनएल। और इस केस में ये पीएनएल की किस लाइन में जाता है? ये जाता है एसओपीए में, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट में, वो लाइन जहां एसोसिएट के प्रॉफिट्स दिखाए जाते हैं, बिकॉज ये उसी लाइन में रिकॉर्ड हुआ होगा ना। और यहां पर भी ये ऐसे रिवर्स होगा फ्यूचर में, पीपी टू पीएनएल होगा 5,000, तो फ्यूचर में क्या होगा? पीएनएल टू पीपी होता रहेगा, एक एक हजार करके। यहां पर भी अगर इसका रिवर्सल होना हो तो ये ऐसे ही रिवर्स होगा। बात समझ रहे? इसको भी एक बार तसल्ली से पॉज करके देख लीजिए। और जी, एज्यूम आप सबने ये देखा है। तो क्विकली इसको भी जरा जर्नल्स को जरा नंबर्स असाइन कर लेते हैं। जो हमने दो जर्नल्स किए हैं, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल एंड पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, हम 11वें नंबर जर्नल तक पहुंच चुके हैं। ये 12वां और 13वां जर्नल है जो भी हमने किया, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल एंड पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, जो इस पीपी सोल्ड ऑन लॉस के ऊपर अनरियलाइज्ड लॉस हमने रिवर्स किया, 12वां और 13वां जर्नल। ठीक है जी। एक में इन्वेस्टमेंट 5 से डेबिट हो रही है और एक में 1 से क्रेडिट हो रही है। आइए जी कर लेते हैं। पांच से डेबिट और 1 से क्रेडिट। ठीक, 1 से कम कर दी इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर इस साल के एंड पर, इस साल के एंड पर हमें समझ आ जाएगी कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहां पहुंची है, क्योंकि हमने इस साल के तमाम जर्नल एंट्रीज कर ली हैं। तो यहां पर हमारे पास इस साल के एंड का इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बन जाएगा, 31 दिसंबर 2012 का बैलेंस बन जाएगा। ठीक है ना जी। हम इस सब को सम करेंगे तो जो नंबर आता है विच इज 544,000, वो हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखा देंगे। और कहां दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, वो मैं आपको बता चुका। ठीक है ना, वो मैं आपको फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग में बता चुका। ये हो गई पहली बात स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। अब जरा लगे हाथों स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की इंपैक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। हमारे सामने सारे जर्नल एंट्रीज लिखी हुई हैं। ठीक है ना जी। हम जरा देख लेते हैं ये पीएनएल में किस लाइन को इफेक्ट करेगी। जैसे ये जो 5 है इसने पीएनएल में कॉस्ट ऑफ सेल को इफेक्ट किया था, अगर आपको याद हो। तो जब इसका रिवर्सल होगा तो ये पीएनएल में किस लाइन को इफेक्ट करेगी? कॉस्ट ऑफ सेल को। 11th नंबर जर्नल जो है ये पीएनएल में कॉस्ट ऑफ सेल को इफेक्ट करेगा। मैं अब दोबारा पूरा पीएनएल का लेआउट नहीं बना रहा, वो मैं एक दफा बना के दिखा चुका आपको। कॉस्ट ऑफ सेल की लाइनें, अदर इनकम की लाइनें, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ एसोसिएट कहां कहां लिखी जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक इफेक्ट आ गया।
ये जो 9th एंट्री है ये वाली, इसमें जो OCI आ रहा है ये कहां जाता है? ये जाता है शेयर ऑफ OCI ऑफ एसोसिएट की लाइन में, ऐसा ही है? क्या ख्याल है? शेयर ऑफ OCI ऑफ एसोसिएट की लाइन में ये 10,000 वहां नजर आएगा। और फिर वहां से ये कहां जाता है बैलेंस शीट में? ये जाता है OCI रिजर्व्स में, रिलेटिंग टू एसोसिएट, जो अलग लाइन एक बैलेंस शीट में खुली है, वहां जाकर ये ऐड हो जाएगा। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं? करेक्ट। ये जो 7th नंबर जर्नल है ये जरा देखिए, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि ये अदर इनकम को इफेक्ट करता है। पिछले साल, ये बेसिकली इस साल में नहीं सीखा हमने 7th नंबर जर्नल, ये पिछले साल से रिलेटेड है। ये पीएनएल में किस लाइन को इफेक्ट करता है? यहां पीएनएल से मुराद पीएनएल की कौन सी लाइन है? अदर इनकम। बात समझ आ गई है ना? फिर ये जो 12th एंड 13th नंबर जर्नल्स हैं ये दोनों, ये पीएनएल में किस लाइन को इफेक्ट कर रहे हैं? बताया मैंने आपको, अदर एक्सपेंसेस की लाइन को। 5,000 से क्रेडिट होगी, कौन सी लाइन क्रेडिट होगी? अदर एक्सपेंस की। 1,000 से डेबिट होगी, कौन सी लाइन डेबिट होगी? अदर एक्सपेंस की। तो 12 एंड 13 नंबर जर्नल भी हमें पता चल गया। एंड फाइनली ये जो जर्नल नंबर 4 है और ये जो जर्नल नंबर 8 है, ये दोनों किस लाइन में दिखाए जाएंगे? ये दिखाए जाएंगे SOPA की लाइन में। SOPA की लाइन में, यानी कि इस साल का SOPA जो PNL में दिखाया जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, वो दिखाया जाएगा 30,000 रुपए। 30,000 रुपए। ये जो लाइंस है ना PNL की, किस किस लाइन में क्या क्या जा रहा है, इसमें बच्चे शदीद कंफ्यूज होते हैं शुरू में। और अगर आपको कंफ्यूजन का सामना है, कोई मुश्किल, कोई ऐसा अनहोनी बात नहीं है, सबको ऐसे होता है, डोंट वरी। आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जहन में बैठ जाता है कि यार अच्छा ओके, जिस जगह बेसिक मसला तो उसका है ना, सेल परचेज वाली एंट्रीज का। समझ आ जाती है कि अच्छा यार, जिस जगह वो प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड हुआ था उसी जगह से जाकर रिवर्स होगा। क्यों अदर इनकम के बारे में कहा जा रहा है कि अदर इनकम को इफेक्ट करेगा? वो गेन था जो पिछले साल, वो कहां रिकॉर्ड हुआ था? अदर इनकम में, उसी को रिवर्स करेगा। क्यों कहा जा रहा है जी ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा? वो जो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री था वो ग्रॉस प्रॉफिट में रिकॉर्ड हुआ था ना, तो उसने ग्रॉस प्रॉफिट को जाके कम किया। क्यों कहा जा रहा है कि ये अदर एक्सपेंस को इफेक्ट करेगा? ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, इसने किस लाइन को इफेक्ट किया होगा? अदर एक्सपेंस को। तो उसने जाकर अदर एक्सपेंस को इफेक्ट किया। और पीछे जितनी भी आपने देखा होगा, मैंने पहले सारी ये लाइन बाय लाइन एंट्रियां बना ली, पीछे जो कुछ भी बचा, जितनी भी जर्नल्स बचे, उनको कहां डाल दिया? SOPA में। पीछे जो भी लाइन बचती है, जो कुछ भी बचता है, उसको कहां डाल दिया जाता है? SOPA में। जो और किसी लाइन में इफेक्ट नहीं कर रहा, वो SOPA को जाके इफेक्ट करेगा, SOPA में दिखा दिया जाएगा। जरा PNL को क्रेडिट तो करना है ना, किसी लाइन में तो डालना है, SOPA में दिखा दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? यहां पर इस जो भी मैंने पूरा नोशन समझाया है, इस पर जरा 5 मिनट पॉज कीजिए और इस पर गौर व फिक्र कीजिए प्लीज सब। ठीक है जी, आई होप एंड अज्यूम आप सब ने ये देखा है। सो सेकेंड ईयर की भी हमने अकाउंटिंग मुकम्मल कर ली। हमने देख लिया हमारा SOPA क्या बनेगा, यानी कि PNL में क्या नजर आएगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह में क्या नजर आएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं थर्ड ईयर की जानिब। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट ईयर जो हम इस क्लास में कवर कर रहे होंगे। बाकी ईयर्स फिर हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थर्ड ईयर में कहता है जी, साथ ही मिलके पढ़ लेते हैं सारे, कि थर्ड ईयर के दौरान प्रॉफिट जो है उसका आया 2.5 लाख रुपए, OCI आया 60,000 रुपए, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स उसने डिक्लेयर किए 1,20,000 रुपए के, और साल के दौरान
Associate Limited also issued 10% preference shares with a face value of 500,000 rupees. यानी कि एसोसिएट ने 500,000 रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए. अब 10% से मुराद पता क्या होता है कि इनके ऊपर 10% रिटर्न है. ठीक है ना जी. कहता है नन ऑफ दीज प्रेफरेंस शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय पेरेंट लिमिटेड. यानी कि इन प्रेफरेंस शेयर्स में से कोई भी पेरेंट लिमिटेड ने नहीं खरीदा. These preference shares are non-redeemable and were classified as equity. मैंने IFRS 9 के साथ भी आपको कराया. दोबारा बता देता हूं कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर तो नॉन रिडीमेबल हों तो उन्हें आमतौर पर या इक्विटी क्लासिफाई किया जाता है. ठीक है. या मैंने आपको IFRS 9 के साथ बताया है कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी एक बला होती है. ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी बन सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट, जितना उन पर रिटर्न दिया जा रहा है. और अगर वो रिडीमेबल हों तो आमतौर पर उन्हें लाइबिलिटी क्लासिफाई किया जाता है. ये जो इशू आता है ना इक्विटी अकाउंटिंग में, ये मेनली आता है उन प्रेफरेंस शेयर्स पर जो नॉन रिडीमेबल हों एंड हेंस इक्विटी क्लासिफाइड हो. मेन इशू उन प्रेफरेंस शेयर्स पर आता है. ठीक है जी. मेन इशू उन पे आता है. देखेंगे इशू क्या है. कहते हैं हाउएवर दे डोंट कैरी एनी वोटिंग राइट्स. उनके कोई वोटिंग राइट्स नहीं है और जनरली प्रेफरेंस शेयर्स के वोटिंग राइट्स होते भी नहीं. अब सारी अकाउंटिंग को देखने से पहले हम इस एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे. ये पॉइंट है क्या, और से देखिएगा. ये पॉइंट ये है कि जी इसने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया. हाँ जी, कितना प्रॉफिट कमाया जी हमारे एसोसिएट ने. प्रॉफिट कमाया उसने 2.5 लाख रुपए का. अब ये जो 2.5 लाख का प्रॉफिट है, पहले ये होता था कि ये सारा का सारा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का होता था. अब ऐसा नहीं है. अब ऐसा नहीं है. अब ये 2 लोगों का है. पहले ये मिलेगा इसमें से 50,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमेशा प्रॉफिट पहले मिलता है. क्यों? क्योंकि उनका प्रेफरेंस होता है प्रॉफिट्स पर, पहले मिलता है उन्हें. बात समझ आ रही? बाद में ये मिलेगा, पीछे कितना बचता है 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को. ये बाद में मिलेगा. बात समझ आ रही? बाद में. अब हम तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं. हमने तो ऑर्डिनरी शेयर्स में 25% लिए हुए, ऐसे ही है. इसका मतलब है हमारा एसओपीए पता कितना है, या हमारा शेयर कितना है इसके प्रॉफिट्स में? 2 लाख का 25%, 2.5 लाख का 25% नहीं. बात समझ आ रही है नहीं? 2.5 लाख का 25% नहीं, 2 लाख का 25%. आई होप ये बात आपको क्लियर हुई है. इसका मतलब है हमारा हिस्सा जो है वो 50,000 रुपए है. कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स क्वाइट इजी एक्चुअली. अच्छा, ये हो गई एक बात. ठीक है. इसका मतलब ये है कि अगर किसी एसोसिएट ने, अगर किसी ने रट्टा मारना है तो एसोसिएट या जेवी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हों तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स का प्रॉफिट माइनस कर लो, फिर उस पे परसेंटेज लगाओ, फिर उस पे परसेंटेज अप्लाई करो. ये तो आसान है. ये तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं. ठीक है ना. ये हो गई पहली बात. ठीक है ना जी. आई होप ये आप सबको क्लियर है कि 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हुआ है सवाल में, और लिखा हुआ है कि उस पर 10% रिटर्न मिलेगा. तो 5 लाख का 10% क्या होता है? 50,000 नहीं होता? ये 50,000 पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, बाद में हमारी बारी आएगी. ठीक. ये तो पहली बात. दूसरी बात, मैंने आपसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की. मैंने कहा कि यार ये इशू सिर्फ तब होगा जब प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी क्लासिफाइड होंगे. कहा या नहीं कहा? कहा ना मैंने आपसे. यानी कि जब प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी क्लासिफाइड होंगे तब ये इशू नहीं होगा. दिस इशू विल नॉट अराइज. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये. यानी कि
अगर ये प्रेफरेंस शेयर लाइबिलिटी क्लासिफाइड होते, यहाँ तो ये इक्विटी क्लासिफाइड थे, अगर ये लाइबिलिटी क्लासिफाइड होते तो ये प्रॉब्लम अराइज क्यों ना होता, जरा ये भी देख लीजिए गौर से। अगर ये लाइबिलिटी क्लासिफाइड होते तो इसके ऊपर जो रिटर्न है वो एज इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाया जाता, हाँ या ना? और इंटरेस्ट एक्सपेंस को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हुए ऑलरेडी माइनस कर दिया जाता है, हाँ या ना? इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है 2.5 लाख, उसमें से ये ऑलरेडी माइनस हुआ होता, क्या ख्याल है? ऑलरेडी डिडक्टेड है, लिहाजा ये सारा 2.5 लाख ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का है, सिर्फ हमारा है, किसी और का नहीं है। इस 2.5 लाख पे मैं सीधा 25% लगा सकता हूं, जबकि इक्विटी क्लासिफाइड में ऐसा नहीं होता। इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न होता है उसको डिविडेंड ट्रीट किया जाता है, और आपको पता है डिविडेंड जो है वो कोई एक्सपेंस नहीं होता, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हुए माइनस नहीं किया जाता, बल्कि वो तो डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में से जाके माइनस किया जाता है। ऐसा है या नहीं? डिविडेंड की एंट्री डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस होती है ना। इसका मतलब है कि अगर इक्विटी क्लासिफाइड होंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए 50,000 माइनस नहीं हुआ होगा, बट अगर लाइबिलिटी क्लासिफाइड होंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए ऑलरेडी उनका रिटर्न माइनस हो चुका होगा। आई होप दिस वॉज रियली इजी, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी, है ना? विद दिस इन योर माइंड एक्चुअली ईयर 3 इज वेरी वेरी इजी, ठीक है ना? बहुत ही आसान है ईयर 3। ईयर 3 कैसे आसान है? ईयर 3 ऐसे आसान है कि जी ईयर 3 का 2013 का ओपनिंग बैलेंस क्या है? ओपनिंग बैलेंस है 5,44,000, ठीक है ना? जर्नल नंबर 14 कर लेते हैं, 13 तक तो हम जर्नल्स कर चुके हैं, जर्नल नंबर 14 कर लेते हैं। जर्नल नंबर 14 होगा इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल 50,000 से। कैसे आया 50,000? ये कैलकुलेट किया 50,000, मेरा प्रॉफिट में शेयर है ना। फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट टू ओसीआई, कितना है जी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? 60,000 का उसका इस साल का है ना, तो मेरा शेयर होगा 15,000, है ना। फिर डिविडेंड उसने अदा किया है 1,20,000, तो उसकी एंट्री होगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और ये ऑर्डिनरी डिविडेंड्स हैं सारे 30,000, 1,20 इंटू 25%, 30,000, राइट। फिर कुछ जर्नल्स पुरानी चलती आ रही हैं जो हमने इनकॉर्पोरेट करनी है। क्या? जर्नल नंबर 4 आप सबके पास है, इनकॉर्पोरेट करनी है। जर्नल नंबर 7 आप सबके पास है, इनकॉर्पोरेट करनी है। और एक और जर्नल जो पिछले साल किया था हमने, ये वाला, ये भी तो हर साल होना है ना। ये जर्नल नंबर 13 जो रिवर्सल है, ये 5 ईयर्स तक हर साल होना है। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं? फाइव ईयर्स तक, एवरी ईयर we'll record this journal. जर्नल नंबर 13, तो ये जर्नल्स करेंगे हम इस साल, और इंशाल्लाह इस साल को कंप्लीट कर लेंगे। बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट लेक्चर, एक छोटा सा आपको फूड फॉर थॉट है कि आप जरा खुद से इस साल को कंप्लीट करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप ये ढूंढें कि इस साल के एंड पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बैलेंस क्या होगा,
स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कौन कौन सी लाइंस में क्या क्या इंपैक्ट्स नजर आएंगे, ओसीआई रिजर्व का बैलेंस क्या होगा, ये तमाम चीजें ढूंढें, ठीक है, बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट क्लास। एक बात याद रख लीजिए, अक्सर बच्चे पूछते हैं, बच्चे ये पूछते हैं जी कि अगर यहां तो पेरेंट ने इसके प्रेफरेंस शेयर्स में से कुछ भी नहीं खरीदा, अगर पेरेंट इसके प्रेफरेंस शेयर्स में से कुछ खरीद लेता तो वो क्या होता, वो FVTPL या FVTOCI इन्वेस्टमेंट होती, यानी कि वो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट होती। बात समझ ली? अगर पेरेंट इसमें से कुछ खरीद लेता तो वो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट होती, उसका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, बच्चे ये पूछते हैं कि जी इसके वोटिंग राइट्स नहीं थे, क्या प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग राइट्स हो सकते हैं? आप कह लें कि ना होने वाली बात है, क्योंकि अगर प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग राइट्स हों तो फिर वो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होंगे, वो तो इफेक्टिवली ऑर्डिनरी शेयर्स वाला ट्रीटमेंट होगा। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स वोटिंग राइट्स कैरी करते हो तो फिर आप ये मत समझें कि वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फिर तो आप ये समझें कि वो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, और ऑर्डिनरी शेयर्स मजीद खरीद लिए जाएं एसोसिएट में, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह फ्यूचर में हमने देखना है वैसे। ठीक है जी, सो मैं आपको एक छोटे से होमवर्क के साथ सोच छोड़ रहा हूँ। आई होप आप नेक्स्ट क्लास तक वेल प्रिपेयर्ड होंगे। थैंक यू वेरी मच।